हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिज़ायर है इसके यूट्यूब चैनल में। लेट अस स्टार्ट विद द हिंदू न्यूज़पेपर। बट हाँ, आज इंडियन एक्सप्रेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि कवर किए हैं मैंने। सो हैव अ लुक ऑन दैट आल्सो एज वेल। एंड फर्स्ट वन इज एट यूएन मीट मोदी कॉल्स फॉर रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म एंड द अदर वन इज हांगकांग डिमांड्स ताइवान ऑफिशियल साइन वन चाइना डॉक्यूमेंट। यूएन का एक मीट हुआ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल से रिलेटेड। इसमें ये था कि अभी देखो 75th एनिवर्सरी आने वाली है यूएन की। एंड इस पे जो है ये फोकस करा गया है कि क्यों ना मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जो है बढ़े यूएन। मल्टीलैटरलिज्म का मतलब क्या है? मल्टीलैटरलिज्म का मतलब ये है कि या तो जो जो 5 वीटो एन्जॉय कर रहे हैं जो कि कंट्रीज़, इनकी वीटो पावर को हटा दिया जाए, ओके? और कंट्रीज़ को एट पार ला दिया जाए, या फिर जो है कि और भी कंट्रीज़ को इन कंट्रीज़ में परमानेंट मेंबर ग्रुप में वो इंक्लूड करा जाए, ओके? सो दिस वाज़ देयर है। इसमें इंडिया ने ये फोकस करा है कि पैंडेमिक टाइम में जो है इंडिया ने लगभग 150 कंट्रीज़ को हेल्प करी है, एज वेल एज जो सार्क कंट्रीज़ हैं उनको इमरजेंसी फंड भी प्रोवाइड कराया है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द अदर टॉपिक, वो है हांगकांग से रिलेटेड है। हांगकांग पे अभी क्या है कि जितना रिप्रेशन चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, तो इसमें क्या है कि ताइवान ने जो है ऑब्जेक्शन रेज़ करे हैं। और जब जैसे ही जो है ताइवान ने ऑब्जेक्शन रेज़ करे, बिकॉज़ चाइना ताइवान को अपना ही मानता है। और इसी कारण जो है ताइवानीज़ जो ऑफ़िशियल हैं उनको ये बोला गया है, यू आर नॉट प्रोवाइडेड वीज़ा अंटिल एंड अनलेस यू साइन द डॉक्यूमेंट ऑफ वन चाइना पॉलिसी। ओके। सो ये जो है ये बहुत ही कह सकते हैं कि ऑप्रेसिव मेज़र है चाइना का। और ये एक अननेसेसरी जो है पॉलिटिकल ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकता है ताइपे और हांगकांग के बीच में। ताइपी इज़ द कैपिटल ऑफ ताइवान। सो दिस वाज देयर इन दिस आर्टिकल एंड लेट अस मूव ऑन टू द अदर आर्टिकल। टीएन इमर्जेस एज टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। देखो तमिलनाडु जो है अब टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हो गया है इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। और उसके बाद महाराष्ट्र है। एंड दिस सर्वे वाज क्रिएट डन बाय प्रोजेक्ट सर्वे रिलीज बाय प्रोजेक्ट टुडे, ओके? एंड इसके अकॉर्डिंग सदर्न स्टेट ने लगभग 18.63 ऑफ द 97,859 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। इसमें 18.63 जो है सदर्न स्टेट्स ने इन्वेस्ट करा है। और अगर देखा जाए तो अदर कंट्री जैसे स्टेट्स हो गए, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, इन्होंने किस पे वर्क करा है? इन्होंने अपने लेबर लॉज को रिफॉर्म करने पे वर्क किया है। ईरान टाइज नीड क्वाइट डिप्लोमेसी। ईरान एंड जो डिप्लोमेसी है उस पे अभी ये चल रहा है कि देखो अभी रेलवे लाइन वगैरह पे था कि चाइना इंडिया को हटा दिया है और चाइना उसमें इन्वॉल्व होगा डेवलप करने के लिए। इंडिया ने ऑलरेडी जो है जारान से दिलाराम तक जो है यहाँ पे रेलवे लाइन डेवलप कर दी है। और ये क्यों प्रोजेक्ट नेसेसरी है? क्योंकि इससे जो है पाकिस्तान को बाईपास करा जा सकता है और ईरान, अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में बेटर रिलेशनशिप डेवलप हो सकते हैं। बट क्या हुआ कि प्रोजेक्ट डिले हो गया। और ये कह सकते हैं कि यूएस सैंक्शन के कारण ये डिले हुआ। तो इसी पर ये आर्टिकल है और कुछ रीज़न्स हैं जो इंडिया ने दिए हैं, ओके? सो हम इसको कवर करते हैं। देखो ये लगभग जो है 628 किलोमीटर रेलवे लाइन है और इस पे जो है अब वर्क जो है वो शुरू हो गया है। एंड इसमें कौन हेल्प कर रहा है कि इरकॉन इंटरनेशनल जो है वो हेल्प करेगा। एंड इंडिया जो है लेटर ऑन, ये ईरान बोल रहा है कि इंडिया लेटर ऑन इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है। एंड दिस प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड कनेक्टिविटी फॉर अफगानिस्तान एज वेल, क्योंकि वो कराची को जो है पाकिस्तान को बाईपास कर सकता है और ट्रेड लिंक आराम से तीनों कंट्रीज़ के बीच में सेटअप हो सकता है, ओके? एंड छबार पोर्ट जो है जो कि ऑन ईरान से मकरन कोस्ट पे लाई करता है, जस्ट 1000 किलोमीटर फ्रॉम कांडला। ये जो है इज़ वेल सूटेड, बट रोड एंड रेल लिंक फ्रॉम छबार टू जायदान जो है ये 200 किलोमीटर फर्दर टू जरान नीड टू बी बिल्ड, ओके? तो आपके पास कांडला से छबार के बाद रिलेशन ये ट्रेड लिंक तो है। आप क्या करना है, बस रोड और रेलवे लिंक क्रिएट करना है, वो भी कहाँ से? छबार से जायदान तक।
और जरान से दिलाराम तक, यहाँ तक जो है आपको जो है रोड और रेलवे लिंक जो है ये बनाना है। ओके, सो ये है कि इंडिया ने जो है जरान से दिलाराम तक लगभग 200 किलोमीटर का रोड जो है वो कनेक्ट कर दिया है। एंड लगभग जो है 150 मिलियन का कॉस्ट आया था ये 2008 में। और ये है कि यहाँ पे छबार पोर्ट में अगर देखा जाए तो एक स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन सा डेवलप करने का प्लान था। एंड बट क्या हुआ कि यूएस के सैंक्शन ने ये सारे प्लान्स को थोड़ा-सा स्लो डाउन कर दिया। बट बिकॉज़ इंडिया जो है क्या है कि इंडिया बहुत ज़्यादा गुडविल बना के रखती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसी कारण जो है यूएस के सैंक्शन पे उस पे जो है थोड़ा-सा वेवर सा मिल गया कि इंडिया कैन कैरी ऑन द प्रोजेक्ट। बट हुआ क्या कि इंडिया को क्या है कि यूएस ट्रेजरी से कुछ इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड थे, जैसे रेल माउंटेड गैंट्री क्रेन्स रिक्वायर्ड थी, मोबाइल हार्बर क्रेन्स रिक्वायर्ड थी, जो कि यूएस से मिलनी थी। तो इसी कारण जो है ये कहीं न कहीं ये डिले हो गया। अब ईरान को इसमें क्या करना था, ईरान पे वहाँ पे लैंड लेवलिंग करनी थी एज़ वेल एज़ प्रोक्योरमेंट ऑफ लैंड करना था, ये ईरान का काम था। सो दिस वाज़ देयर। और इसके बाद जो है ये है कि जो टेंशन्स हैं वो उस रीजन में लगातार बनी हुई हैं, बिकॉज़ अभी देखा जाए तो बहुत सारे ब्लास्ट वगैरह हुए। एंड ये ब्लास्ट वगैरह हो क्यों रहे हैं, बिकॉज़ यूएस और इजराइल एजेंसीज ये प्रोवोक करना चाह रही हैं ईरान को, बिकॉज़ अभी यूएस इलेक्शन है, जिससे कि जो है कहीं ना कहीं जो है ट्रम्प डिसएडवांटेजेस सिचुएशन में हो सके या फिर ट्रम्प को फ़ायदा मिल सके। दो a coin can have both sides, okay? Similarly ये चीज़ें भी हो सकती हैं, it depends upon the mood of the on the wave that is going on the US, okay? Advantages and lesson ये क्या है कि ईरान may well be considering a long term partnership with China, okay? And चाइना ये है कि देखो इंडिया और ईरान जो है हमेशा कहीं ना कहीं जो है हेल्प करते रहे हैं। एंड तालिबान का जो इशू आया है उसमें भी इंडिया ने हमेशा जो है ईरान के साथ खड़ा रहा है। और बट ये है कि इंडिया कहीं न कहीं जो है स्लो डाउन पड़ गया है। भले ही वो बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार यहाँ पे भी कोऑपरेशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यहाँ पे भी क्या है कि इंडिया ने प्रोजेक्ट स्टार्ट तो कर दिए, बट उसको कंप्लीट टाइम पे नहीं कर पा रहा है, जिससे कि जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट्स हो रही हैं। अदर टॉपिक इज़ यूएन ब्लैकलिस्टेड पाक तालिबान लीडर नूर वली महसूद। ये जो है लीडर जो है ये कौन सा ग्रुप चला रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ग्रुप ये चला रहा है। एंड इसमें क्या हुआ है कि ये एसोसिएटेड है ग्रुप था अलकायदा के उससे, एज वेल एज टाइम स्क्वायर पे भी इसने ग्रुप ने बॉम्बिंग करी थी। तो अभी क्या है कि यूएन ने इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया है। ब्लैक लिस्ट करने का मतलब क्या है, इसके जो एसेट्स हैं ये सब फ्रीज हो जाएंगे। और माने जो इस बेसिकली जो इसके नाम पे है या फिर इसके एसोसिएट्स के नाम पर है, ये चीज़ें फ्रीज हो जाएंगी, जिससे कि थोड़ा सा कह सकते हैं कि डायरेक्ट फंडिंग जो मिलती थी वो चीज़ नहीं हो पाएगी। हाँ, इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं से तो ये लोग अरेंज कर ही लेते हैं। इसके बाद आता है इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक, ये है 273 मिलियन इंडिया रिकॉर्ड्स लार्जेस्ट रिडक्शन इन नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी। ये यूएन रिपोर्ट आया है। यूएन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है इंडिया का जो है अब पॉवर्टी जो है थोड़ा सा कम हुआ है, और ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ओके? इसको ध्यान में रखना। ये लगभग 273 मिलियन जो है वो हो गया है। एंड ये लार्जेस्ट रिडक्शन देखा गया है। 2005-6 डेटा कंपेयर किया गया 2015-16 से, तो ये पता चला कि रिडक्शन हुआ है पॉवर्टी में, ओके? एंड डेटा वाज रिलीज बाय कौन सी रिलीजिंग अथॉरिटी कौन थी? इट वाज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इसने रिलीज़ करा। और लगभग 65 आउट ऑफ 75 कंट्रीज़ में जो है ये देखा गया कि देयर वाज रिडक्शन इन पॉवर्टी। पॉवर्टी को जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, इसको हम मेज़र कैसे करेंगे? कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे जो है ये मेज़र होता है। फर्स्ट वन इज़ हेल्थ, ओके? हेल्थ में क्या है कि पुअर हेल्थ है कि बेटर हेल्थ है, इस पे ही चीज़ें होगा। फिर वर्क क्वालिटी क्या है, ओके? अदर वन इज़ वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह किस तरीके का है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। किस तरीके का जो है उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, ये चीज़ देखी गई, ओके? और इसके साथ जो एनवायरमेंटल हैजार्डस सिचुएशन
से रिलेटेड चीज़ें कितनी हैं, कैसे वो किस स्लम्स में रह रहे हैं, कैसे घर में रह रहे हैं, ये सारी सिचुएशन उनको कैलकुलेट करा जाता है। इसके बाद जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाया जाता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। और ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। रिपोर्ट सेट दैट 4 कंट्रीज़ हो गए, आर्मेनिया, इंडिया, निकारागुआ, नॉर्थ मैसेडोनिया, इन्होंने अपनी पॉवर्टी जो है थोड़ा-सा हाफ़ कर ली है, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फ्रॉम द एक्सप्लेन्ड पेज। इन चाइना, ईरान, इंडिया कंसर्न एंड व्हाई क्वेश्चन रेज़्ड ऑन डिलिमिटेशन इन द नॉर्थ ईस्ट। अब जो है देखो चाइना और ईरान में क्या है कि अभी देखो चाइना कौन-कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है। इट इज़ इन्वेस्टिंग इन ईरान कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड हो गया, बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड रेलवेज। तो आप देख सकते हो कि कितना मेजर इन्वेस्टमेंट है। और चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, इसका भी ईरान पार्ट है। बेल्ट रोड इनिशिएटिव बेसिकली क्या है, एक डेप्थ ट्रैड डिप्लोमेसी है, मतलब अगर इसमें फंसे तो निकलना मुश्किल है। अब एंशिएंट टाइज को हम देखते हैं। ईरान और चाइना में बहुत लगभग 200 बीसी से एंशिएंट टाइज चल रहे हैं, पर हाँ ये बीच में आके बंद हो गए थे, ओके। अब देखो इसमें क्या है कि कब से पार्थियन एंड ससैनिड एम्पायर जो कि ईरान और सेंट्रल एशिया में है प्रेजेंट टाइम में, हैंग, टैंग, सोंग, युआन एंड मिंग डायनेस्टी। और जब कुशान एम्पायर फर्स्ट सेंचुरी से विद कनिष्का, यहाँ पे क्या होता है, एक क्रॉस रोड सा बिल्ट हुआ था, जिससे जो है साइनो इंडियन बुद्धिस्ट ट्रांसमिशन हुआ। और मैनी ईरानियंस ने क्या हुआ, संस्कृत सूत्र को जो है चाइना में चाइनीज़ लैंग्वेज में इसको में कन्वर्ट करा। पहले एक चाइनीज़ एक्सप्लोरर हुआ करता था, ज़ैंगी। ये मिंग डायनेस्टी को बिलोंग करता था, नेवी जनरल था। और ये कहाँ से आया, ये मुस्लिम फैमिली से आया। और इससे बोला जाता है कि ज़ैंगी का जो रिलेशनशिप है वो जो है पर्शियन लिनेज से वो बिलोंग करता था। और इसकी जर्नी का अगर हम रेलिक्स वगैरह देखें तो इसमें चाइनीज़, तमिल और पर्शियन इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं। इसके साथ ही साथ जो 1289 में मंगोल एम्परर आए कुबलाई खान। कुबलाई खान ने क्या करा, एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहाँ सेटअप करी, बीजिंग में सेटअप करी, ओके। और बहुत सारे वर्क जो है पर्शियन वर्क वाज ट्रांसलेटेड इनटू चाइनीज़। अब आते हैं हम मॉडर्न डिप्लोमेसी की तरफ। मॉडर्न डिप्लोमेसी में क्या है, लगभग देखा जाए तो 50 ईयर्स ओल्ड ही है, इससे ज़्यादा पुरानी दोनों कंट्रीज़ के बीच में नहीं है। 1971 में दोनों में रिलेशंस ठीक हुए। बुलाया गया था चाइना को, बट बिकॉज ईरान वाज मोर क्लोज टू यूएस, इसलिए इतना चाइना का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा था। एंड इवन जब वहाँ के शाह की डेथ हुई थी तो चाइना वाज द लास्ट कंट्री टू विजिट ईरान, ओके। सो दिस वाज देयर। और अगर जब साइनो ईरान टाइज हुए 1980 और 88 में, तो ईरान ने जो है वहाँ से वेपन्स वगैरह चाहे तो चाइना ने वेपन्स प्रोवाइड तो करे, बट इट वाज ऑफ लो टेक्नोलॉजी, बेकार थे, इतना यूज़फुल वेपन्स वगैरह नहीं थे। और इतना भी इंटरमीडियरीज के थ्रू, जैसे हांगकांग और नॉर्थ कोरिया कंट्रीज़ के थ्रू वेपन्स वगैरह प्रोवाइड कराए थे, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ देखते हैं। इसमें 80s और 90s में चाइना ने डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड कराया ईरान को, जिससे कि वो अपना न्यूक्लियर डेवलपमेंट कर सके, ओके। और इसी का थोड़े दिन बाद क्या हुआ, 2010 में क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो होती है वो सैंक्शन लगाती है, ओके। IAEA ये जो है सैंक्शन लगाती है, तो इससे जो है ईरान पे सैंक्शन लग गया कि अब वो कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह नहीं डेवलप कर सकता। तो अभी देखा जाए तो चाइना और ईरान दोनों पर ही सैंक्शन लगे हैं और दोनों ने ही फ्रेंडशिप कर ली है। एंड प्रॉब्लमेटिक चीज़ क्या है, स्टेक फॉर इंडिया क्या है, ये देखते हैं। देखो अभी क्या है कि चाइना जो है सिक्योरिटी और मिलिट्री पार्टनरशिप डेवलप कर रहा है तेहरान के साथ। ये बात हुई कि जॉइंट ट्रेनिंग करेंगे, जॉइंट रिसर्च करेंगे, वेपन्स वगैरह पे डेवलपमेंट करेंगे, इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे। तो क्या हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं जो है, जब ये सब चीज़ें डेवलप होंगी तो हो सकता है कि ये चीज़ बेनिफिशियल हो जाए टेररिज्म, ड्रग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, एंड क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स को इंक्रीज़ कर दे। बिकॉज अगर देखा जाए तो कभी भी अगर टेररिज्म रिलेटेड अगर कोई वीटो लगाता है
तो वो चाइना ही है, ओके। अगर सबने किसी को ब्लैक लिस्ट करना चाहा तो चाइना एक ओनली कंट्री होता है जो ब्लैक लिस्ट नहीं करता है उस टेररिस्ट को। ज़्यादातर केसेस में यही होता है। और इस छबार पोर्ट है, ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, बिकॉज यहीं से पर्शियन गल्फ है, और एट द माउथ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज फिर रिलेटेड है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज हो गया। एंड अगर ये चाइना को सोल्ड कर दिया गया, चाइना को दे दिया गया, क्योंकि बिकॉज देखो चाइना जो है ना, ईरान में लगभग 5,000 सिक्योरिटी पर्सनल्स भी लगा रहा है। और अगर यहाँ पे चाइना ही कंट्रोल कर लिया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी, बिकॉज आपको मेडिटेरियन सी एक्सेस करना है स्वेज कैनाल के थ्रू, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर क्या होगा, आपको वही ऑप्शन बचता है कि आप कॉन्स्टेंटिनोपल होते हुए पहुँचे इंग्लैंड वगैरह। हाँ, अब क्या है कि देखो, ये है कि ये बोला है कि ईरान ने कि हाँ, इंडिया जो है फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिक एक बिजनेस पार्टनरशिप का रूल होता है, इसलिए इंडिया कैन ज्वाइन लेटर। बट ये है कि एक टाइमली चीज़ होनी चाहिए, ये मेनली फोकस करा गया है इस पूरे उसमें, ओके। एंड आगे बढ़ते हैं। वाई क्वेश्चन रेस्ड ऑन डिलिमिटेशन इन नॉर्थ ईस्ट। देखो नॉर्थ ईस्ट में अभी क्या है कि डिलिमिटेशन पे क्वेश्चंस रेज होने लग गए हैं कि ओके, अब पहले डिलिमिटेशन है क्या ये समझते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इवन फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। देखो डिलिमिटेशन क्या है कि बाउंड्रीज को रीड्रॉ करते हैं, और उसी के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बाउंड्रीज कॉन्स्टिट्यूंसी की रीड्रॉ होती है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है सीट्स भी कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल होती हैं, ओके। सो जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उतनी सीट्स उस कॉन्स्टिट्यूंसी में इंक्रीज़ होती चली जाएंगी। सो ये रहता है। हाँ, अब क्या है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन का जो ऑर्डर होते हैं वो कोई भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं करे जा सकते। हाँ, जो फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन हुआ था 1951 में हुआ था, वो जो है इलेक्शन कमीशन की हेल्प से हुआ था। उसके बाद जो है डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट आया, और 1952 में उसके बाद बहुत सारे डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप हुए, जैसे 52 में, 63 में, 73 में, 2002 में। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ओके। और ये है कि डिलिमिटेशन कमीशन अब किस के लिए बोला जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर, असम एंड नागालैंड, इसके लिए जो है होना चाहिए। बट इसके लिए सेटअप करना, इसका मतलब ये है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है और इलीगल है। ये क्यों है, इसको हम आगे समझते हैं। और 1981 या 1991 सेंसस के बाद कोई भी डिलिमिटेशन कमीशन नहीं सेटअप हुआ, और अब तो एकदम फ्रीज लगा दिया है। लगभग 2026 तक जो है कोई भी सीट्स वगैरह इंक्रीज़ नहीं होंगी, क्योंकि ये है कि अगर जो है ज़्यादातर लोग जो हैं ज़्यादातर रीजन में फिर पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं रखेंगे, जस्ट बिकॉज टू इंक्रीज देयर सीट, ओके। सो ये जो 4 अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम, मणिपुर और नागालैंड, ये क्यों लेफ्ट आउट हो गए जब उस समय हो रहा था, सेटअप हुआ था? बिकॉज नेशनल ये रीज़न दिया था उस समय कि बिकॉज द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन अभी अपडेट करना रह गया, इसलिए यहाँ पे ये काउंटिंग्स वगैरह ना हो, ओके। एंड सो व्हाट हैज़ चेंज नाउ, अब क्या हुआ है कि अब ये हुआ है कि वो जो ऑर्डर पास हुआ था, प्रेसिडेंट ने ऑर्डर पास किया था कि यहाँ पे इन 4 स्टेट्स में ना हो, इसको जो है कैंसिल करने की बात चल रही है। एंड जिससे कि जो है एक जो डिलिमिटेशन एक्ट 2002 है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे पूरा जो है असेसमेंट हो सके, ओके। सो दिस इज़ देयर इन दिस। और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ कवर हुई है। विल डिलिमिटेशन चेंज द नंबर ऑफ सीट्स इन दिस स्टेट। देखो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में तो सीट्स नहीं चेंज होगी, पर हाँ जम्मू एंड कश्मीर में जो है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएंगी सीट्स। व्हाट हैज़ मैंडेरेटा रेड फ्लैग। मैंडेरेटा एक इलेक्शन कमीशन के लीगल एडवाइज़र हैं, ये लगभग 50 ईयर्स तक अंटिल 2018 तक रहे। इनका ये कहना है कि जो ये डिलिमिटेशन कमीशन ये जो सेटअप हुआ है, इसमें क्या है कि फॉर दिस सेक्शन 8A वॉज इंट्रोड्यूस इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950,
ओके, जिससे कि जो है इलेक्शन कमीशन जो है कैरी कर सकता है वर्क ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। बट अभी क्या है कि फिर से एक डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप होना, इसका मतलब ये है कि आप जो है ये सेक्शन 8A को आप कहीं ना कहीं नलिफाइड कर रहे हैं। तो इसके दैट मीन्स अगर ये मैटर जो है अगर कोर्ट में ले जाया गया, तो आप जो अभी न्यू जो सेटअप करेंगे कमीशन, दैट विल बी डिक्लेयर वाइड बाय द कोर्ट्स। और इसके कारण क्या होगा, जितना भी आपने उसमें फंड लगाया है दैट विल बी जस्ट द वेस्टेज ऑफ पीपल्स मनी। ओके, माइग्रेंट्स राइट टू वोट, ये टॉपिक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि देखो, माइग्रेंट्स ज़्यादातर जो है वोटिंग राइट्स नहीं प्रोवाइड होते बिकॉज वो अपने होम टाउन में नहीं रहते हैं। जो लोग होम टाउन में हैं उनको ही वोटिंग राइट्स प्रोवाइडेड रहते हैं। तो अभी लगभग जो है देखा जाए तो India moved from a restrictive 15% of the Indian having limited voting rights to universal adult franchise। ओके, शुरुआत में क्या हुआ था कि लगभग 15% लोगों को ही लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी, जो कि एक सर्टेन प्रॉपर्टी ओनरशिप होल्ड करते थे या फिर सर्टेन क्वालिफिकेशन करते थे। उसके बाद आया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दैट वाज ड्यू टू B.R. अम्बेडकर क्लैरिटी ऑफ विजन। उन्होंने 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा था कि जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए और एक एलाइड ग्रुप को जो है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग या फिर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग राइट्स नहीं मिलना चाहिए। ओके, सो दिस वाज देयर। एंड अगर देखा जाए तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज इनसेपरेबल फ्रॉम द राइट टू वोट। मीन्स अगर सभी लोगों को राइट मिलेगा तभी हम डेमोक्रेसी को अच्छे से कह सकते हैं कि तभी डेमोक्रेसी हो सकती है। ओके, और देखा जाए तो इंडिया गेज फॉर द फर्स्ट टाइम बीइंग टर्न टुवर्ड्स द माइग्रेंट लेबर। अभी जब ये सब लॉकडाउन वाली सिचुएशन आई तब जाके जो है माइग्रेंट लेबर पे कैसे उनका अगर उनको वोटिंग राइट होते तो उनको कहने का कुछ हक होता, उनको कुछ प्रिविलेजेस मिलते। बट अभी क्या है कि सब लोग ये आपके लेबर्स हैं, ये आपके लेबर्स हैं, सारे उसमें यही सारी प्रॉब्लम्स होती है। हाँ, कुछ लोगों ने हेल्प करा कि जो है वहाँ पे रोकने के लिए, जस्ट बिकॉज उनका इंडस्ट्री वगैरह उतना बंद ना हो जाए, इसलिए उन्होंने हेल्प भी करा। बट मीन्स कॉज जो है माइग्रेंट्स का इतना पिटिएबल कंडीशन में रहने का यही है। ओके, और देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट 2011 सेंसस में इंटरनल माइग्रेंट्स कितने हैं, लगभग 450 मिलियन है, लगभग 45 करोड़। दैट इज़ 45% सर्च फ्रॉम द 2001 सेंसस। ओके, और देखा जाए तो अपने इंडिया में सर्कुलर माइग्रेशन ज़्यादा है बिकॉज लोग क्या होते हैं, जैसे कि अगर एग्रीकल्चर नहीं है, एग्रीकल्चर वाला सीज़न नहीं है, तो तब लोग जो हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं फ्रॉम देयर होम कंट्रीज टू द वर्क प्लेस। ओके, और जैसे ही जब उनके उसमें आता है एग्रीकल्चर वाला सीज़न आता है, हार्वेस्टिंग वगैरह का या फिर सोइंग वगैरह का, तब वो फिर से अपने होम टाउन लौट आते हैं। तो ये बेसिकल नेचर जो है क्या है, सर्कुलर माइग्रेशन इंडिया में ज़्यादा है। लगभग जो है इट इज़ 60 to 65 मिलियन माइग्रेंट ऐसा लगभग ऐसा करते हैं। ओके, अब जो है माइग्रेंट्स क्या ज़्यादातर क्या होते हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन होते हैं, SC ST OBC एंड अदर माइनॉरिटीज़ इंक्लूडिंग मुस्लिम्स। और ज़्यादातर ये अनएजुकेटेड होते हैं और इनके पास लैंड भी नहीं होता है। ओके, और 2011 में यूपी एंड बिहार वर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंटर स्टेट मार्केट, लगभग कितना 83 से 63 लाख इतना था। अब क्या है कि 2012 की एक स्टडी हुई, इसमें क्या था, 78% ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स के पास वोटर आईडी थी। ओके, और वोटर लिस्ट में भी नेम था, बट इट वाज इन देयर होम टाउन। ओके, सो वो जहाँ पे वर्क कर रहे हैं वहाँ पे वो वोट नहीं कर सकते बिकॉज ज़रूरी नहीं कि सबके पास इतना रिसोर्स हो कि वो होम टाउन जाके वोटिंग कर सकें। ओके, अब देखा जाए तो ये है जैसे लॉन्ग टर्म रेजिडेंट इन होस्ट सिटी से डू नॉट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ बीइंग एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, क्योंकि वो सेक्शन 20 ऑफ द RPA एक्ट को जो है उसको क्वालिफाई नहीं करते हैं, इसलिए वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो हैं जहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं वो कंसिडर नहीं करा जा सकता। ओके, और इसी कारण जो है क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ अंडर 60C ऑफ द RP एक्ट पावर टू नोटिफाई सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन कि वो
पोस्टल बैलेट के थ्रू जो है वो वोट कर सकें। तो ये आरपीए एक्ट जो ये आ रहे हैं इस आर्टिकल में, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, कि 60C में क्या दिया हुआ है, पोस्टल बैलेट दिया हुआ है। ओके, 20 में सेक्शन 20 ऑफ द आरपीए एक्ट क्या दिया है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के बारे में बताया गया है। एंड तो 60C के अकॉर्डिंग कुछ ही लोगों जो है सर्टेन क्लास ऑफ पीपल को पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, बट माइग्रेंट्स को अवेलेबल नहीं है। एंड सुप्रीम कोर्ट हैज़ इंटरप्रेटेड कि राइट टू वोट जो है ये फंडामेंटल राइट होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। अगर हम प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं दिस क्लास ऑफ इंडियंस, तो हम मतलब क्या है कि इट इज़ अटर फेलियर, और हम उनकी डिग्निटी को, उनकी सिक्योरिटी को हम कहीं ना कहीं दरकिनार कर रहे हैं। सो दिस वॉज देयर इन दिस आर्टिकल एंड होप सो यू लाइक इट, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।